गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम अपना प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं, जो कि है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। अब ये नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने मीटिंग की है अभी, और ये यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी इसको हेड करते हैं या इसको चेयर करते हैं। तो ये मीटिंग हुई है जो तमिलनाडु में अभी साइक्लोन आने वाला है निवार नाम का। तो उसकी प्रेपरेशन के लिए मीटिंग की गई है, जिसमें चीफ सेक्रेटरीज ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जोड़ा गया था। ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं साइक्लोन्स क्या होते हैं। एक तो ये वार्म ट्रॉपिकल ओशंस के ऊपर आते हैं ये साइक्लोन्स। ठीक है, और ये इनका अलग अलग नाम होता है, जैसे इंडियन ओशन में इनको साइक्लोन्स कहते हैं, अटलांटिक ओशन में इसको हरिकेन्स कहते हैं, वेस्टर्न पैसिफिक या साउथ चाइना सी में इसको टाइफून्स कहते हैं, या फिर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विलीज कहते हैं। और भी बहुत तरह के नाम हैं इनके, बट ये फेमस नाम है जो साइक्लोन्स के होते हैं। ठीक है, ये वार्म ट्रॉपिकल ओशंस, जो हमारे ये जो ट्रॉपिकल रीजन में जो हमारे वार्म ओशंस हैं, उनमें ही आते हैं ये साइक्लोन्स। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, वही जो हमारा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, आपने जिन्होंने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, जो ये निम्बोस्ट्रेटस, स्ट्रेटस, क्यूमुलोनिम्बस, निम्बस क्लाउड्स, ये सब पढ़ा होगा। तो जो उसमें क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं, उनकी जो कंडेंसेशन प्रोसेस है उसमें से ही बनते हैं ये साइक्लोन्स। जब ये जो क्लाउड्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जब इनकी स्टॉर्म जो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ये मूव होने लगती है, और ख़ासकर नदर्न हेमिस्फेयर में ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आते हैं, और ये सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आते हैं साइक्लोन्स। ठीक है, तो ये आपने ज्योग्राफी में बेसिक चीज़ें पढ़ी होंगी इसके बारे में। और जब ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये कोस्ट पे आता है, तो इसको हम कहते हैं, जब ये मतलब समुंदर से, ओशन से मूव करता हुआ जब ये कोस्ट पे हमारे पहुंच जाता है, कॉन्टिनेंट पे पहुंच जाता है, या हमारे लैंड पे पहुंच जाता है, तो हम इसको कहते हैं कि लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन साइक्लोन हो गया है। जब ये लैंड पे पहुंचता है तो ये थोड़ा वीक हो जाता है। ठीक है, इसकी फ्रिक्शन की वजह से और भी चीज़ों की वजह से ये थोड़ा वीक हो जाता है। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो यूपीएससी बहुत फेवरेट टॉपिक है, ये इसको कहते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइक्लोन जब ऐसे घूमता है तो इसमें प्रेशर होता है, आई मीन हाई प्रेशर होता है इसके आसपास, और बीच में इसमें होता है लो प्रेशर। ठीक है, जो ये आई है ये लो प्रेशर एरिया का रीजन होता है, जो जहाँ पर काम वेदर होगा। ठीक है, अब जनरली क्या होता है कि लोग जो जिन हमारे कोस्टल रीजन में लोग होते हैं, जब देखते हैं कि साइक्लोन आ गया है, तो जब वो साइक्लोन की स्टॉर्म आती है तो वो बहुत तेज़ी से आती है, जब लैंडफॉल करता है तो फिर बीच में ना एक पीरियड ऑफ काम आ जाता है। ठीक है, लोगों को लगता है अब साइक्लोन चला गया, जब वो लोग फिर अपने घरों से बाहर निकलने लगते हैं कि अब तो साइक्लोन जा चुका है। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये आई ऑफ द साइक्लोन पास कर रही है उनके ऊपर से। ठीक है, आई ऑफ द साइक्लोन क्या होगी, काम वेदर होएगा, बिल्कुल लो प्रेशर है, तो उनको कोई स्टॉर्म वगैरह की फीलिंग नहीं आती। लेकिन उसके बाद दोबारा पीछे जो है वो स्टॉर्म जो है वो उसको दोबारा आ जाती है, और फिर डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होती है क्योंकि लोग अपने घरों से बाहर निकल चुके होते हैं। ठीक है, लाइट विंड होते हैं, क्लियर स्काई होता है उसके ऊपर। अब आपको जैसे मैं इधर बताऊं कि ये पूरा जैसे मैं जो गोला बना रहा हूँ ये हमारा साइक्लोन है, ये घूमता हुआ आ रहा है ऐसे ऐसे करके करके। जो इसके बीच वाला पार्ट है, जो इसके बीच का पार्ट है, वो काम वेदर है, इसमें कुछ नहीं है, ये बिल्कुल लो प्रेशर एरिया है। जब तो ये हमारा आसपास का एरिया, जो हमारा जो गोले वाला पार्ट है जो स्टॉर्म का, जब तो उसका जो मतलब पेरीमीटर है, जब वो लैंड पे आएगा तब तो बहुत तूफान आएगा। लेकिन जब वो मूव करते करते जब वो बीच वाला पार्ट उसमें से निकल रहा होगा लैंड के ऊपर से, तब काम वेदर होगा, तो लोगों को लगेगा कि अब तो जा चुका है ये साइक्लोन। लेकिन उसके पीछे भी तो स्टॉर्म होती है, जब वो स्टॉर्म दोबारा आती है पीछे से, तब ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तो ये साइक्लोन तो बेसिकली आपको ज्योग्राफी में पूरा कंसेप्ट पढ़ना ही पड़ेगा, ये छोटे से टाइम पीरियड में आपको प्रॉपरली नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, तो हमारा मेन मोटिव नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को पढ़ने का था। ठीक है, अब नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी क्या है कि नेशनल लेवल पे ना दो तरह की जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, एक हमारी है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, दूसरी है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। अब दोनों में फ़र्क क्या है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी तो पॉलिटिकल लेवल पर होती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो है उनको चेयर करते हैं।
नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी हमारी ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर है, जिसको कैबिनेट सेक्रेटरी चेयर करेंगे, ठीक है। अब ये टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग लेती है डिजास्टर मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, या फिर कोई और क्राइसिस भी आ जाए, इवन अगर कोई वॉर की सिचुएशन होती है उसमें भी इसका रोल हो सकता है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का, ठीक है। ये क्या करता है, ओवरसी कमांड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द डिजास्टर रिस्पांस। अब क्या होगा कि जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो रिस्पेक्टिव स्टेट्स जहाँ पर ये डिज़ास्टर आने वाला है उनके उनके एक मीटिंग बुलाते हैं। फिर कंसर्न सेक्रेटरीज मिनिस्ट्रीज़ के या डिपार्टमेंट्स के जिनका रोल होना है उस डिज़ास्टर को कॉम्बैट करने में या डिज़ास्टर मैनेजमेंट में या पोस्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, उनकी भी मीटिंग होती है। तो उसको जब चेयर करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, ये ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर सबसे बड़ी कमेटी है एक तरह से, ठीक है, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। और पॉलिटिकल लेवल पर कौन सी होगी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। तो अभी रिसेंटली नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग हुई है, जिसमें हमारे श्री राजीव गौबा जी जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मीटिंग की है चीफ सेक्रेटरीज ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चांगे 5 प्रोब। अब ये चांगे 5 प्रोब क्या है कि ये चाइना का लूनर प्रोब है, लूनर मिशन था ये, जिसमें उन्होंने क्या करना था कि जो डार्क साइड ऑफ मून था, मॉन्स रमकर रीजन जो है ये डार्क साइड ऑफ द मून है, यहाँ पर ये इनका चांगे मिशन जो है, जो लूनर ऑर्बिटर लैंडर और लैंडर जो एक तरह से लूनर प्रोब गया है वहाँ पर, वो वहाँ से 2 kgs ऑफ सैंपल लूनर रॉक का लेकर आएगा और आने वाला है वो कुछ टाइम में, शायद बाय दिसंबर 15 ही आ जाएगा। और ये जो वहाँ से सरफेस से जो रॉक के या फिर वो जो मतलब वहाँ का जो ये रॉक है वो उसको उठाकर लेकर आ रहा है, और ये बाय दिसंबर 15 जैसा मैंने आपको बताया ये वहाँ पर हमारे अर्थ पर लैंड कर जाएगा। तो ये लूनर सैंपल्स लाने की ज़रूरत क्यों है? अब लूनर सैंपल्स जो हैं वो सबसे पहले अपोलो 11 मिशन जो हमारा नासा का था वो लेके आया था, ठीक है, 1984 में। अब लूनर मिशन जो है जो लूनर सैंपल्स होते हैं उससे बहुत ज़्यादा लूनर साइंस और मतलब मून के बारे में हमको बहुत जानकारी प्राप्त होती है। हमें पता लगता है कि मून की कितनी एज है, मून कब बना था, मून के साथ अर्थ की क्या सिमिलैरिटी है या क्या डिससिमिलैरिटी है, और मून की जियोलॉजी के बारे में भी हमको पता लगेगा, उसकी हिस्ट्री के बारे में भी पता लगेगा, ठीक है। अब ये देखा गया है कि जो मून के ऊपर रॉक्स फाइंड किए गए हैं वो अर्थ से भी बहुत पुराने हैं। तो ठीक है, तो उन रॉक्स को जब हम यहाँ लाएंगे उसको उसके बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि क्या अर्थ और मून की भी कोई शेयर्ड हिस्ट्री थी। तो बहुत सारे और भी ऐसे हमारे लूनर प्रोब्स हैं जो वहाँ से ये सैंपल्स ला चुके हैं, जो सैंपल्स हैं लूनर रॉक के वो ला चुके हैं। तो उसके बारे में आप ये पढ़ लेना, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। तो एनीवेज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेसुवियस वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है। अब ये इरप्शन एक 79 AD, सोचो कितनी पुरानी एक इरप्शन हुई थी। उसमें बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट 16,000 पीपल जो उसमें मर गए थे। उसमें से 2 लोगों की वेल प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ 2 जो मैन है वो रिसेंटली इटली के कल्चर मिनिस्ट्री ने उसको डिस्कवर किया है, ठीक है। तो ये 79 AD में जो माउंट वेसुवियस के बारे में भी अभी आगे देखते हैं। वहाँ पर जो वॉल्केनिक इरप्शन से लोग मरे थे उसके बारे में स्टडी करने के लिए इटालियन कल्चर मिनिस्ट्री ने डिस्कवर किए ये 2 रिमेन्स जो ह्यूमन के, ठीक है। तो जो माउंट वेसुवियस है, अब ये आप इसको थोड़ा देख लेना, फेमस इरप्शन, ये आपको जानने की वैसे ज़रूरत नहीं है बट आप इंटरेस्ट के तौर पर देख लेना कि आप इसमें आपको क्या अच्छा लग रहा है। माउंट वेसुवियस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। माउंट वेसुवियस जो है वो सदर्न इटली में लोकेट करता है, ठीक है। और ये ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन मेनलैंड यूरोप, ये सिर्फ अकेला ही एक्टिव वॉल्केनो मेनलैंड यूरोप में है। जब मैं मेनलैंड यूरोप बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि आइसलैंड को उसमें इंक्लूड नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो एक आइलैंड नेशन है, ठीक है। आइसलैंड में बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज ऑलरेडी प्रेजेंट है, इवन नॉर्वे में भी, नॉर्वेजियन रीजन में भी कुछ एक्टिव वॉल्केनो है। तो इसलिए जो मेनलैंड यूरोप की बात कर रहे हैं उसमें जो अकेला अगर कोई एक्टिव वॉल्केनो है तो वो है माउंट वेसुवियस, जो कि सदर्न इटली में है, ठीक है। तो ये वहाँ पे एक सिटी है पॉम्पी नाम से वहाँ पर ये लोकेटेड है माउंट वेसुवियस। और ये बहुत हाई डेंसिटी हॉट लावा लेके आता है जब भी एक्सप्लोड होता है, और बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक, बहुत ही एक्टिवली ये मतलब जब ये वॉल्केनिक इरप्शन यहाँ पे होता है तो बहुत ज़्यादा
डिस्ट्रक्टिव होता है ये। जैसे कि 1944 में वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे 26 इटालियन सिविलियंस मर गए थे इसकी वजह से, और 12,000 जो लोग थे वहाँ पर डिस्प्लेस हो गए थे, जो इटली में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए माउंट वेसुवियस जो है, क्योंकि अभी ये न्यूज़ में आ गया, तो आप इसके बारे में मैप में देख लेना ज़रूर, क्योंकि सदर्न इटली में है ये, इसके बारे में देख लेना आप। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रंटर हाईवे। अभी रिसेंटली जो अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि बेटर कनेक्टिविटी के लिए हिमालयन हाइट्स पे जो फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट है उसको फास्ट ट्रैक मोड पे बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अ, जो चाइना के खिलाफ अगर हमको स्ट्रेटजिक एडवांटेज चाहिए इन केस ऑफ अ वॉर, तो ट्रूप्स की मोबिलाइजेशन में ये जो हमारा फ्रंटर हाईवे प्रोजेक्ट है ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा मैप में दिखा देता हूँ। ये है ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो प्रोजेक्ट क्या है कि यहाँ से हाईवे बनना शुरू 2000 किलोमीटर का ऑलमोस्ट ये हाईवे होगा। ये बनता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, और यहाँ पर हमारा दिबांग वैली आ जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ से जाता हुआ ये यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा है, इस प्रोजेक्ट को और एक्सटेंड करने की बात भी है, जिसमें असम और मणिपुर का भी रीजन कुछ इसके अंदर इंक्लूड होगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा और। अब ये प्रोजेक्ट जो है एस्टिमेट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कि ये 40,000 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट लगेंगे इसको बनाने में, ठीक है। अब ये रोड जो है वो मैकमोहन लाइन कौन सी है? इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है उस लाइन के ऊपर ही बनेगा। ये आप देख रहे हो मैप में कि इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है उसके ऊपर ही बन रहा है प्रोजेक्ट ये पूरा। यहाँ पर चाइना है सारा, और ये इंडिया और चाइना का जो मैकमोहन लाइन है इसके ऊपर ही प्रोजेक्ट बनाने की प्लानिंग हो रही है, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम क्या आती है कि BCIM इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि हमारा कैलकाटा से कनमिंग जो चाइना में है वहाँ तक बनाने की बात हो रही है, तो उसको ये पास थ्रू करेगा, ठीक है। अब BCIM क्या है? बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार फोरम। अब अगर चाइना लेड कोई प्रोजेक्ट है या चाइना पार्टिसिपेटेड प्रोजेक्ट है, उसमें अगर आप अरुणाचल प्रदेश से हमारा जो ये आप फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट भी बना दोगे, तो चाइना विल नॉट अलाउ दिस, या फिर चाइना विल बी वेरी असर्टिव कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चाइना क्या कर रहा है, इस फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट के अगेंस्ट हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहीं से भी लोन नहीं लेने दे रहा, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से जब इंडिया ने अप्लाई किया लोन के लिए इस प्रोजेक्ट के लिए, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी चाइना ने वीटो करके इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करवा दिया कि हमको लोन नहीं मिला। या AIIB में तो हम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में तो हम वैसे नहीं जा सकते, क्योंकि चाइना वहाँ पर लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, तो वो भी हमको इस चीज़ का लोन नहीं देगा। तो बात ये चल रही है कि या तो हम इसको अपने ही लेवल पर बनाएं। 40,000 करोड़ का पहली बात तो ये प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी अमाउंट है, $7.2 बिलियन की अमाउंट है 2019 में जब इसके एस्टिमेट किए गए। या फिर हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा रिस्क होगा, बट अगर हम जापान से इसकी हेल्प ले लें, क्योंकि जापान इज़ विलिंग टू हेल्प अस इन आर इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सो इट वुड बी हाई रिस्क, बट शायद हम जापान की हेल्प इसमें लेने का प्रेफर करेंगे कुछ टाइम में। तो ये जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक मोड पर चलाना ज़रूरी है, ठीक है। अब ये हाईवे जो है ये दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे आपको मैप में देख रहे हो, ये दिबांग वैली में यहाँ पर ही दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको भी कट क्रॉस करेगा। तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी आ सकते हैं कुछ टाइम में। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ NGOs वगैरह प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं कि इस इन्वायरमेंटल लॉस हो रहा है इस प्रोजेक्ट की वजह से। तो एनीवेज़ वो तो तभी दिखेगा जब ये प्रोजेक्ट बनना शुरू होगा, तब अगर ये प्रोजेक्ट बनता है तो देयर विल बी कंसर्न्स, डेफिनेटली देयर विल बी कंसर्न्स। और नीड क्या है इसकी, क्यों बनाने की ज़रूरत है? एक तो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल रहा है वीज़ा-वी चाइना, आपको देखिए पता ही है कि सारा बॉर्डर पे बन रहा है, तो ये कोई और तो इसका रीज़न है नहीं, सबसे बड़ा रीज़न ही चाइना के खिलाफ ट्रूप्स की मोबिलाइजेशन के लिए है। दूसरा ये है कि क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में वैसे ही हमारी कम्युनिकेशन की इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वहाँ पर टूरिज़्म को प्रमोट भी हो जाएगा अगर ये प्रोजेक्ट बनता है, और बेसिकली जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनेगा तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। तो जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट बनेगा तो लोकल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प होगी उसमें, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं, इसके ऊपर आप अपने MCQs कर लेना। वील मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स। अंटिल दैट, गुड बाय एंड टेक केयर।